क्लास 6 अध्याय 1 विविधता की समझ। विविधता की समझ। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस बंटवारे का आधार था लोग किस किस तरह का काम करते हैं, किस जाति में पैदा होते हैं। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ भिन्न त्योहार, धर्म, भाषा, खान पान के लोग रहते हैं। लेकिन वास्तव में हम गहराई से सोचे तो हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल तरीके अलग है। विविधता के कारण प्राचीन काल में लोग युद्ध, भोजन व अकाल अन्य कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे और यात्रा के साधन के अभाव में वही रहने लगते थे। इस कारण वह वहाँ की संस्कृति, भाषा को सीख लेते थे और अपनी पुरानी संस्कृति व नई संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर नई संस्कृति उभरने लगती थी। विविधता के लिए भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण है, जैसे जलवायु, मृदा, मानसून, जल, मैदान इत्यादि। लोग अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप व संस्कृति परंपराओं को ढाल लेते हैं। नेहरू की पुस्तक भारत की खोज यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहन किया जाता है। अनेकता में एकता का विचार नेहरू द्वारा दिया गया है। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर 11 दिसंबर 1911। अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं, इस पर उस स्थान के भूगोल व इतिहास का असर पड़ता है। पूर्वाग्रह, इसका अर्थ पूर्व निर्णय है, अर्थात किसी मामले के तथ्य की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मान लेना। कई बार हम लोगों के संदर्भ में नकारात्मक पूर्वाग्रह बना देते हैं, जो भेदभाव को जन्म देता है। कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह जो लड़का लड़की में भेदभाव को जन्म देते हैं। लड़की लड़कियां ऐसी होती हैं कमजोर, कोमल, मृदु स्वभाव। लड़के बेरोते नहीं, कमजोर नहीं होते, बहादुर होते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा, जब हम सभी लड़कों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। उदाहरण, जब हम धर्म, लिंग या देश के आधार पर किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ बोलते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। भेदभाव तब होता है जब हम लोग पूर्वग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। विविधता, वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता। असमानता, यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है। इस प्रकार के दोहरे भेदभाव का सामना कैद, धार्मिक, जनजातीय समुदाय, किसी विशेष जगह के लोग कर रहे हैं। दलित, इस शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ है दबाया गया, कुचला गया। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रहती है। भारत में जाति व्यवस्था भी भेदभाव को जन्म देती है। स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान में समानता को लिया गया और इसे कानूनी रूप दिया गया, परंतु आज भी असमानता व्याप्त है। अध्याय 3 सरकार क्या है। सरकार। सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। इसके 3 अंग है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के स्तर। एक, राष्ट्रीय स्तर, इसका संबंध पूरे देश से होता है, इसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। 2, राज्य स्तर, यह सरकार किसी विशेष राज्य का संचालन करती है, यह राज्य सरकार कहलाती है।
तीन, स्थानीय स्तर, यह गांव शहर के प्रशासन को संभालती है। इसे हम पंचायत या नगरपालिका के नाम से जानते हैं। सरकार के कार्य, सरकार को बहुत सारे कार्यों का संचालन करना पड़ता है। छोटे व बड़े हर प्रकार के कार्य की जिम्मेवारी सरकार की होती है। यहाँ हम आपको सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य को बता रहे हैं। कानून बनाना तथा निर्णय लेना, शासन व्यवस्था को लागू करना, सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करना, राष्ट्रहित को सुनिश्चित करना, जन कल्याण कार्य इत्यादि। सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करती है और सभी लोग उसे मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं। सरकार के प्रकार, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है वहाँ सरकार कैसी है। विश्व भर में अलग अलग प्रकार की सरकार है, लेकिन हम आपको दो मुख्य सरकारों के बारे में बताते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार, इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा प्रदान की जाती है, अर्थात जनता के प्रतिनिधि। वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता है तथा निर्णय उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दो राजतंत्र, इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता। इसे हम निरंकुश शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को सुनने की शक्ति होती है, इसलिए लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधि वोट के माध्यम से चुनते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। उसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। सफरेज मूवमेंट, इसका अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने मत डालने के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार 1920 में मिला। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। अध्याय 4, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। जब हम बोलते हैं कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक, तब हमारा अर्थ क्या होता है? इस अध्याय में आपको लोकतांत्रिक सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को बताया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आप एक लोकतांत्रिक सरकार को कैसे परिभाषित कर सकते हो। भागीदारी, लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला लक्षण है भागीदारी। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इस प्रकार नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। जैसे भारत हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं और एक सरकार चुनाव जीत कर सरकार बनती है। वोट के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। भागीदारी के अन्य तरीके, लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। कई तरीके हैं जिसके माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, जैसे धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्तक्षेप अभियान इत्यादि। आंदोलन के जरिए भी लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और उन मुद्दों को सरकार के सम्मुख ला सकते हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भारत में अनेकों बार आंदोलन के जरिए सरकार के सम्मुख मुद्दों को उठाया गया है, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। विवादों का समाधान, विवाद तब उभरते हैं जब विभिन्न सांस्कृतिक, धर्म, जगह और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। और कई बार भेदभाव की दशा में भी कुछ मुद्दे हैं जो विवाद का विषय बन जाते हैं, जैसे धार्मिक जुलूस और उत्सव विवाद का विषय, नदी जल विवाद, समानता एवं न्याय।
लोकतांत्रिक सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विचार है समानता। इसीलिए भारत के संविधान में समानता जैसे अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है और इसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। लोकतांत्रिक सरकार एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करती है और समाज के हर तबके को न्याय प्राप्ति का पूरा अधिकार होता है। इस अलावा सरकार अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर रोक जैसे कानून का निर्माण करती है तथा सरकार विवादों का समाधान सांविधानिक कानून के आधार पर होता है। अध्याय 5 पंचायती राज। ग्राम सभा। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा होती है। इस सभा में एक गांव या अधिक गांव भी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम पंचायत। एक ग्राम पंचायत कई वार्ड छोटे क्षेत्र में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। सचिव। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। यह ग्राम सभा में ग्राम पंचायत दोनों का सचिव होता है। इसका चुनाव नहीं होता, सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसका कार्य ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुआ हो उनका रिकॉर्ड रखना होता है। ग्राम पंचायत के कार्य सड़कों, नालियों, स्कूल भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजना लागू करना, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। समितियां। ग्राम सभा काम करने के लिए समितियां बनाती है। यह कुछ राज्यों में है। इसके सदस्य होते हैं कुछ ग्राम सभा सदस्य और कुछ पंचायत के सदस्य। उदाहरण निर्माण समिति। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। जिला पंचायत जिला परिषद पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होती है। यह जिले के स्तर पर विकास योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से यह पंचायतों में आवंटित राशि के विवरण की व्यवस्था करती है। अध्याय 6 गांव का प्रशासन। पुलिस। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकीय संगठन होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है और पुलिस थाने का एक थानेदार होता है। यह सरकार का अंग कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है तथा शांति बनाए रखने का कार्य करता है। पटवारी। यह राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। इसका कार्य जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना होता है। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है जैसे लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी इत्यादि। इसके अधिकार में कुछ गांव आते हैं। खसरा रजिस्टर का विवरण। जरीब। यह पटवारी द्वारा खेत नापने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की जंजीर है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी लेता है और अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसल का रिकॉर्ड सरकार को देता है। तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करता है। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुनाए जाते हैं।
यह भी सुनिश्चित करता है कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल मिले। हिंदू अधिनियम धारा 2005 कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था तथा उस जमीन को बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में इस कानून में बदलाव किया गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। अध्याय 7 नगर प्रशासन। नगर निगम नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। इसके 3 प्राधिकरण हैं: परिषद, स्थायी समिति, आयुक्त। इसके अंतर्गत चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन का कर आते हैं। यह महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख या उससे ज्यादा हो वहां यह पाए जाते हैं। नगर पालिका यह भी एक प्रशासनिक इकाई होती है। यह एक शहर, कस्बे या गांव या उनमें से छोटे समूह रूप में होती है। यह नगर पालिका भारत में मुख्य रूप से शहर के रूप में जाना जाता है। इसमें जनसंख्या 20,000 से अधिक होती है, किंतु यह महानगर नहीं होते। नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। पार्षद नगर निगम प्रशासन शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो डिटेल निर्णय लेती हैं। नगर निगम के सदस्य को पार्षद बोलते हैं तथा इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर होता है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, मेयर के लिए आयु 30 आवश्यक है। तीनों स्तर का गठन 5 वर्ष के लिए होता है और भंग की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव करना आवश्यक है। 80% जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। महिला के लिए 33% न्यूनतम आरक्षण। ओबीसी राज्य विधान मंडल के अनुसार आरक्षण। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है और उपाध्यक्ष सदस्य खुद चुनते हैं। संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य भी इसके सदस्य हो सकते हैं। अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। हम यह पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार किसी क्षेत्र का पर्यावरण वहां पर रहने वाले लोगों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। वहां के पेड़ पौधे, वहां की फसलें या दूसरी चीजें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस अध्याय में हम गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं तथा सभी लोगों को एक प्रकार से आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं, इन सब समस्याओं को हम जानने का प्रयास करेंगे। कालपट्टू गांव तमिलनाडु के समुद्र तट के पास एक गांव है। कलपट्टू यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना था। इस गांव में कुछ लोग सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नई साइकिल ठीक करने वाले तथा लोहार। इसके अलावा यहाँ पर छोटी दुकानें भी दिखाई देती हैं, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानों बीज और खाद की तथा कुछ दुकानों पर टिफिन भी मिलता है। यहाँ का मुख्य भोजन इडली, डोसा, उपमा। यह गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचाई जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है और ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं। कपास, गन्ना और अकेला भी उगाया जाता है। तुलसी तुलसी एक भूमिहीन मजदूर है जो इस छोटे से गांव में एक जमींदार के यहाँ मजदूरी करती है तथा उसकी मजदूरी वर्षभर नियमित नहीं है, क्योंकि वह खेत में केवल निराई, कटाई व उपाय के समय ही कार्य करती है तथा वर्ष के अन्य समय वह छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करती है। जमींदार के यहाँ उससे 40 रुपए मजदूरी मिलती है, जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। तथा तुलसी के पति पास की नदी से बालू ढोने का काम करते हैं तथा तुलसी वर्ष के अन्य दिनों में घर के काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना व साफ सफाई करने का कार्य करती है तथा कम पैसों में अपनी आजीविका चलाती है।
हमारे देश में ग्रामीण परिवार में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी मजदूर भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिलता तो वह दूरदराज के इलाकों में काम की तलाश में पलायन करते हैं। शेखर शेखर एक किसान है जो अपनी भूमि पर कृषि करता है तथा उसे कृषि करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह व्यापारी से खाद और बीज उधार लेता है और बदले में अपनी फसल उसी व्यक्ति को भेजता है। इस पूरे लेन देन में शेखर को कम फसल प्राप्त हो पाती है तथा वह अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि के अलावा चावल की मिल में कार्य करता है और अपनी गाय का दूध सहकारी समिति में भेज देता है। साहूकारों द्वारा कर्ज लेने पर शेखर की तरह कई छोटे किसान साहूकारों से कर्ज लेते हैं तथा उस पैसे को बीज, खाद व कीटनाशक में इस्तेमाल करते हैं। फसल के खराब होने की स्थिति में किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती और उन्हें अपने आजीविका चलाने के लिए साहूकारों से और कर्ज लेना पड़ता है। धीरे धीरे यह कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान उसे चुका नहीं पाते। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली। रामलिंगम और करुथम्मा। रामलिंगम के पास चावल की मील, बीज व कीटनाशक की दुकान और भूमि का बड़ा टुकड़ा मौजूद था और सरकारी बैंक से कुछ पैसा कर्ज लिया हुआ था। इस प्रकार रामलिंगम के पास अच्छा खासा पैसा मौजूद था। यह साहूकार आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं। मेल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है, इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम की तरह साहूकार हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर हैं। ऐसी सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर करते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कई के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत में 80% किसानों की यही हालात हैं। भारत में केवल 20% किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों के अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, शुद्ध पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के लिए महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बनाने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को यह पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। अरुणा और पारीवेलन। पुडुपेट कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और जहाँ चारों और जाल के टामरैन की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे पड़ी गहमागहमी रहती है। इस समय सारे लोग मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती है। यहाँ पर ज्यादातर लोग मछलियाँ की नीलामी करके अपनी आजीविका चलाते हैं तथा बैंकों से पैसा उधार लेकर अपनी छोटी नाव व जाल खरीदते हैं तथा मछलियाँ बेचकर बैंकों को पैसा वापस लौट आते हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं, वे टोकरी भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक मछली पकड़ने का कार्य नहीं होता, क्योंकि यह समय मछलियों के प्रजनन का होता है। इन महीनों में मछुआरे व्यापारियों से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में मछुआरे मजबूरी में उसी व्यापारी को अपनी मछली बेचते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन। जैसा कि हमने देखा, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, जिसमें खेत तैयार करना, रोपाई, बनवाई, निराई, कटाई इत्यादि कार्य शामिल हैं तथा किसान अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते हैं जिससे वह वर्ष भर अपनी आजीविका चला सकें। कुछ लोग कृषि के अलावा छोटे मोटे कार्य करते हैं, जैसे चाय बेचना, लोहार धोबी के कार्य।
तथा कुछ लोग मछली पकड़ने जैसे कार्य में भी शामिल है। अध्याय 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका। भारत में 5,000 से ज्यादा शहर और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? वह अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? आइए जाने का प्रयास करते हैं। सड़कों पर काम करना। बड़े बड़े शहरों और महानगरों में कुछ लोग सड़कों के किनारे अपना सामान बेचते हैं, जैसे कि सब्जी बेचने वाले फुटपाथ पर, फूल बेचने वाले, छोटे खिलौने बेचने वाले नाई मोची तथा ठेलों पर कुछ सामान रखकर उसे बेचने वाले। यह लोग स्वरोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वह खुद योजना बनाते हैं कि माल खरीदे और कहाँ वह कैसे अपनी दुकान लगाएं। अहमदाबाद शहर के एक सर्वे में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे, तथा बड़े शहरों में इन फुटपाथ पर बेचने वाले लोगों को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, तथा पुलिस प्रशासन भी इन्हें अपनी दुकानें नहीं लगाने देती और इन व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। बाजार में दुकानें। बड़े बड़े महानगरों में दुकानों की कतार लगी होती हैं, जिसमें ज्यादातर दुकानें मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान मौजूद होते हैं। यह स्थायी दुकानें होती हैं। बड़ी दुकानें। बड़े महानगरों में या शहरों में बड़ी दुकानें मौजूद होती हैं, जिन्हें शोरूम कहते हैं। यह बहुत बड़ी दुकानें होती हैं जिसमें हर प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं, लेकिन यह छोटी दुकानें व फुटपाथ से महंगी होती हैं। इन दुकानों में जो माल आता है वह अलग अलग शहरों जैसे मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे क्षेत्रों से आता है। यह दुकानें अपने विज्ञापन भी चलाती हैं, जो अखबारों, टेलीविजन और रेडियो चैनल में आते हैं। इन बड़ी दुकानों में कुछ लोग नौकरियां भी करते हैं। इन दुकानों में नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। लेबर चौक। बड़े शहरों में बहुत सारे अनियमित मजदूर होते हैं जो प्रतिदिन रोजगार के लिए समूहों में खड़े होते हैं, जहां पर लोग उनसे काम के बदले मोल भाव कर सके। इस स्थान को लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मिस्त्री, भवन बनाने वाले, लेबर, ट्रक से सामान उतारने वाले, टेलीफोन की लाइन, पाइप लाइन की खुदाई करने वाले बहुत से मजदूर मौजूद होते हैं। फैक्ट्री। यहाँ पर बहुत से मजदूर कार्य करते हैं, तथा फैक्ट्री के अंदर अलग अलग विभाग बने होते हैं, जहाँ पर हजारों लोग नौकरियां करते हैं। फैक्ट्रियों में बहुत से मजदूर अलग अलग प्रकार की मशीनों पर कार्य करते हैं। इस प्रकार के मजदूरों का वेतन अनियमित मजदूरों से ज्यादा होती है, तथा फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले मजदूर सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक काम को पूरा करते हैं, तथा सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं। रविवार को भी काम पर जाना पड़ता है। अधिक समय तक काम करने के लिए इन मजदूरों को अतिरिक्त वेतन भी मिलता है। फैक्ट्रियों से तैयार माल को बड़े बड़े बाजारों में बेचा जाता है, तथा विदेशों में भी भेजा जाता है, जिससे फैक्ट्रियां वर्षभर कार्य करती रहती हैं। दफ्तर, ऑफिस। शहरों में, महानगरों में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और इन कंपनियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे दफ्तर मौजूद होते हैं। इन दफ्तरों में मैनेजर तथा सेल्समैन जैसे व्यक्ति कार्य करते हैं। मैनेजर बहुत सारे सेल्समैन को कार्य का निर्देश देता है तथा निरीक्षण करता है। सेल्समैन का कार्य होता है दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपने कार्य को नियंत्रित करती हैं। इन दफ्तरों में मैनेजर स्थायी कर्मचारी होते हैं। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें निम्नलिखित फायदे होते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है।
छुट्टियां, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टियों के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वह लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम होता है तो भी उन्हें नियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता।